हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। और इसके अंतर्गत जो है हमें 6 रियासतें दी गई हैं, जिसमें से आज जो है हम पहली रियासत पढ़ेंगे जिसका नाम है गोंडवाना रियासत। और इससे पहले कि हम इन रियासतों को पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हमें इसे किस प्रकार से पढ़ना है या किस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है इसे बहुत ही छोटे तरीके से शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने वाले। तो इसके लिए जो है मैंने कई अलग अलग प्रकार की बुक्स से इसके शॉर्ट नोट बनाए हैं और इसको जो है हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये खुद में ही एक रियासत भी है जो वो खुद में ही एक बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है, तो उसको जो है हमें छोटा करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गोंडवाना राज्य कहाँ तक फैला हुआ था और किस क्षेत्र में था। तो गोंडवाना राज्य जो है एमपी के ईस्ट साइड में, मतलब कि पूर्वी क्षेत्र में, लगभग आधा एमपी जो है ये गोंडवाना राज्य था, जहाँ उत्तर में टीकमगढ़ से लेकर के सागर रायसेन, साउथ में बालाघाट और इधर सिंगरौली लेकर के ये गोंडवाना राज्य फैला हुआ था। अगर हम देखें कि एमपी में कौन सा क्षेत्र था, तो जैसे कि एमपी का ये भाग है, हमने अभी देखा टीकमगढ़ से लेकर के छिंदवाड़ा, बैतूल से लेकर के बालाघाट और सिंगरौली का ये जो एरिया है आधा एमपी, ये जो है ये गोंडवाना राज्य के अंतर्गत आता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोंडवाना रियासत। और इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि गोंडवाना रियासत एक समय में अस्तित्व में थी, इस बात के हमारे पास क्या प्रमाण हैं। क्योंकि जब हम कोई भी इतिहास से संबंधित घटना पढ़ते हैं तो उस पर जो है सभी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं कि वो कौन से वर्ष से लेकर के कौन से वर्ष तक थी, कौन से शासक थे, कौन शासिका थी, क्या घटनाएं हुई। तो इन सभी के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं। तो उसे हम जो है साक्ष्य के रूप में पढ़ेंगे कि गोंडवाना रियासत के कौन कौन से साक्ष्य थे। तो सबसे पहले गोंडवाना रियासत का वर्णन जो है रामायण काल में किया गया था और गोंडवाना रियासत को दंडकारण्य क्षेत्र के रूप में उल्लेखित किया गया था। इसके बाद जो हमें ऐतिहासिक ठोस प्रमाण प्राप्त होते हैं वो होते हैं रामनगर के संस्कृत लेख से। इसका उत्कीर्णन जो है 1667 में गड़ा शासक हृदय शाह के द्वारा करवाया गया था और इसमें जो है यादव राय से लेकर के हृदय शाह तक के 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दूसरा वर्णन हमको मिलता है कर्नल स्लीमैन के द्वारा 1837 में, जिन्होंने यादव राय से लेकर अंतिम शासक सुमेर शाह तक का वर्णन किया है। तीसरा हमें मिलता है संस्कृत श्लोक संग्रह गणेश नृप वर्णनम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है और इसका उल्लेख आगे हम बार बार करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यही एक बहुत मुख्य प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो इसके जो है 3 नंबर में पूछे जाने की भी बहुत बहुत संभावना है और प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है कि ये किस रियासत से संबंधित है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें जो है गणेश नृप वर्णन में 54 श्लोकों में 63 शासकों का उल्लेख मिला है। और चौथा जो है रामनगर शिलालेख है, जिसमें गोरक्षदास और खरगी नामक शासकों का उल्लेख किया गया है। तो इन्हीं सभी अभिलेखों के माध्यम से जो है हम ये पता कर सकते हैं कि गोंड वंश की रियासत जो थी वो कौन से वर्ष से लेकर के कौन से वर्ष तक रही है और कौन कौन से प्रमुख शासक थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गड़ा राज्य या गोंड वंश की स्थापना किसने करी थी। तो इसकी स्थापना जो है यादव राय द्वारा की गई थी, लगभग 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य में। और इसकी पुष्टि जो है रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम में की गई है कि इसके संस्थापक जो है यादव राय ही है।
और इसमें जो है बाद में प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं, संग्राम शाह रहे हैं, दुर्गावती, दलपति शाह, हृदय शाह। इसके बाद हम देख लेते हैं गणा राज्य की वंशावली। तो गणा राज्य की वंशावली जो है यहाँ पे काफ़ी ये बड़ी है वंशावली, देख सकते हैं आप, काफ़ी शासक रहे हैं इसमें। तो हम इसमें जो प्रमुख शासक है इसमें मैंने पहले से ही निशान लगा के रखा है, जैसे कि यादव राय है, आमरण दास है, अर्जुन दास है, इसके बाद रानी दुर्गावती, दलपति शाह, ये सभी, मधुकर शाह, ये उत्तरकालीन गोंड शासक है मधुकर शाह। लगभग इतने ही शासक जो है ये महत्वपूर्ण शासक है। यहाँ लगभग गोंड वंश के सारे शासक लिखे हैं, लेकिन जिनमें मैंने निशान लगाया है आपको उन्हीं शासकों को पढ़ना है और सभी शासकों को नहीं पढ़ना है क्योंकि कुछ ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम जो है जो खास शासक है, महत्वपूर्ण शासक है, उनको हम 3 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। छोटा छोटा मैंने उनके बारे में लिख दिया है ताकि अगर 3 नंबर में पूछे तो हम 3 नंबर लायक वहाँ पर लिख सकें। तो इसमें सबसे पहले है यादव राय। ठीक है, इन्होंने जो है ये गोंड वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है गोदावरी नदी के तट पर सेहल गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे ये जोध सिंह पटेल थे और इन्होंने जो है दमोह के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया था। विवाह करने के पश्चात इन्होंने गणा वंश की स्थापना करी और इस बात की पुष्टि जो है गणेश नववर्णन अभिलेख में किया गया है। अब इन्होंने जो गणा राज्य की स्थापना करी है इसके बारे में इतिहास में वर्णन किया गया है कि इन्हें जो है माँ नर्मदा जी के द्वारा जो है स्वप्न में आकर के ये आदेश दिया गया था कि उन्हें इस वंश की स्थापना करनी है। और इसके बाद उन्होंने गणा की जो ये राजकुमारी है रत्नावली, उनसे विवाह किया और उसके पश्चात जो है गणा वंश की स्थापना करी है। और इसके बाद है अर्जुन दास। ये जो है लगभग 1500 ईस्वी पर गद्दी पर बैठे हैं अकबरनामा के अनुसार और इनके समय में जो है गुरु नानक देव जी के द्वारा है जो है गणा में देशाटन किया गया था और इनके पुत्र आमरण दास द्वारा विद्रोह किया गया था और अर्जुन दास की हत्या करी गई थी। इसके बाद आता है आमरण दास। इसका दूसरा नाम जो है संग्राम शाह या संग्राम सिंह है। इन्होंने जो है 1510 से 1543 ईस्वी तक के जो है गोंड साम्राज्य पे शासन किया है और लगभग 1510 से 1513 ईस्वी के मध्य जो है सिंहासन पर विराजमान हुए। एक्चुअली में क्या होता है कि अर्जुन दास के 2 पुत्र होते हैं, एक है जोगीदास और दूसरे हैं आमरण दास। लेकिन आमरण दास द्वारा जो है एक बार साम्राज्य में विद्रोह कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है अर्जुन दास अपने छोटे पुत्र जोगी दास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं और इस बात से नाराज होकर आमरण दास जो है अपने पिता अर्जुन दास की हत्या कर देते हैं और लगभग 1510 से लेकर के 1513 ईस्वी के मध्य शासन पर विराजमान हो जाते हैं। इनने पदवी धारण करी थी महाराजा श्री राजा आमरण दास देव और इनकी उपाधि थी संग्राम सिंह, संग्राम शाह। और ये किसने दी थी इनको उपाधि? गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर के द्वारा। इनका राज्य विस्तार जो है रामनगर और गणेश नववर्णम के अनुसार इनके 52 गढ़ थे और जो कि उत्तर में पन्ना से लेकर के दक्षिण में चांदा जिला और पूर्व में बिलासपुर से लेकर के पश्चिम में मकड़ाई तक फैले हुए थे। और साथ ही इनके बहुत सारे ज़िले हैं, तो सारे ज़िलों के तो हम नाम नहीं लिख सकते, तो कुछ खास ज़िलों का हमने नाम लिख दिया है, जिसमें है बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नागपुर, राजनांदगांव। कुछ छत्तीसगढ़ के भी कुछ ज़िले इसमें शामिल थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आमरण दास जो है, एक्चुअली आमरण दास को आपको जो है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट शासक थे इस वंश के, तो आपको जो है इनको बहुत ही विस्तारित रूप से पढ़ना है, सारे पक्षों पे ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है इसे। तो हम इनके देखेंगे स्थापत्य में योगदान। तो इन्होंने जो है राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण किया,
जैसे कि चौरागढ़ दुर्ग जो कि नरसिंहपुर में है। फिर है संग्रामपुर गांव का इन्होंने निर्माण किया जो कि दमोह में है, और कुछ समय पहले ये चर्चा में भी रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति जी आए थे। गढ़ा के निकट मदन महल, गढ़ा के निकट जो संग्राम सागर सरोवर बनाया इन्होंने, वाजना मठ बनाया। इसके बाद जो है आगे देखते हैं लिपि, मुद्राएं और भाषा। तो इसमें जो है इन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनवाए। सोने के सिक्कों में जो है इनको पुलत्स्यवंशी कहा गया है। देखिए ये छोटे फैक्ट जो है 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और साथ में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखें छोटे छोटे फैक्ट्स को। देवनागरी में जो है, अच्छा इनके जो सिक्के हुआ करते थे उसमें देवनागरी के साथ साथ तेलुगु भाषा में, तेलुगु लिपि में भी लिखा हुआ होता था। तो इससे ये माना जाता है कि जैसे गोंड वंश का जो है एक संबंध साउथ से जोड़ा जाता है कि वो दक्षिण से आए थे, तो एक संबंध यहाँ पे जो है जुड़ता हुआ यहाँ पे हमको दिखता है। इसके बाद है साहित्य। तो जो अमरण दास है, संग्राम शाह, ये साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं और इन्होंने जो है एक स्वयं रचना लिखी थी। संस्कृत के विद्वान थे और इनका एक ग्रंथ है रस रत्न माला। ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। रस रत्नमाला किसके द्वारा रचित है? ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर साहित्य में इनका योगदान पूछे तो इनके समय में जो है इन्होंने अपने दरबार में जो है काफ़ी विद्वानों को संरक्षण दिया था, जैसे कि दामोदर ठाकुर, इन्होंने जो है संग्राम शाही, विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय, ये 2 निबंध लिखे हैं। इसके बाद है राजनीतिक उपलब्धियाँ। तो राजनीतिक उपलब्धियों में ये एक सफल कूटनीतिज्ञ थे क्योंकि इनका विशाल साम्राज्य था, और ये इब्राहिम लोधी के कृपा पात्र रहे। बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ इनके मधुर संबंध रहे। तो ये हो जाते हैं अमरदास, संग्राम शाह या संग्राम सिंह। इन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये कुछ राजवंश, इस राजवंश के प्रमुख शासक हैं, तो ये पूछने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके पूछे जाने के। देखिए फिर क्या होता है कि संग्राम सिंह के 2 पुत्र होते हैं। एक तो होते हैं दलपति शाह जो कि बड़े पुत्र हैं, और दूसरे होते हैं चंद्र शाह। तो संग्राम सिंह के बड़े पुत्र जो है दलपति शाह, ये 1543 में जो है सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इसी वर्ष जो है संग्राम सिंह की मृत्यु होती है और उसी वर्ष दलपति शाह सिंहासन संभालते हैं। और फिर जो है इन्होंने जो उपाधि जो ली थी वो श्री महाराजा धीराज श्री राजा की ली थी, और इसी के साथ वो सिंहासन संभालते हैं अपना। और प्रारंभ में जो है इन्होंने अपनी राजधानी जो है गढ़ा से हटाकर स्थानांतरित करके विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित करी। अब हम इनको देखते हैं कि दलपति शाह का क्या स्थान है। तो दलपति शाह जो है एक अपने पिता के समान एक बहुत ही महान कला संरक्षक थे, और इन्होंने जो है इनके दरबार में जो है एक महेश ठाकुर थे जिन्होंने तत्व चिंतामणि की रचना करी। ये सहिष्णु थे। उन्होंने ब्राह्मण विद्वान महेश ठाकुर और मुसलमान संत कपूर बाबा को समान रूप से दान दिया था। तो इनके समय में भी प्रजा खुश थी और ये ज़्यादा समय तक के शासन नहीं कर पाए। लगभग शासन के 7वें वर्ष में 1550 में इनका देहांत हो जाता है। और दलपति शाह की जो शादी हुई थी, जो इनका विवाह हुआ था, ये हुआ था रानी दुर्गावती से। तो इनके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं, रानी दुर्गावती के बारे में। इसके बाद है रानी दुर्गावती। ये गोंडवाना राजवंश में भी और भारतीय इतिहास में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये कुछ ऐसी महान भारतीय शासिकाओं में से रही है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, और उस समय महिला शासिकाओं का होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो जहाँ भी महिला शासिका आए तो उन्हें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये राजा दलपति शाह की वाइफ थी, और लगभग जिस समय इनकी मृत्यु हुई दलपति शाह की 1550 में, इन्होंने शासन संभाला। और इनके पुत्र थे वीर नारायण देव,
जो कि उस समय कम आयु के थे, और इस कारण जो है इन्होंने वीर नारायण देव को उत्तराधिकारी घोषित करके स्वयं जो है उसकी संरक्षिका बन के गोंडवाना राजवंश पे शासन किया। और इसके बाद जो है राजधानी को जो है पड़ोसी राज्यों से सुरक्षित करने के लिए लगभग 1553 में इन्होंने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ के स्थान पर चौरागढ़, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित था, यहाँ पर इन्होंने स्थानांतरित किया। और इस समय जो है यहाँ मालवा के शासक थे बाज बहादुर, जिन्होंने गढ़ा राज्य पर जो है 2 बार असफल आक्रमण किए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रानी दुर्गावती का मुगलों के साथ हुआ संघर्ष। इसके बाद हम देखते हैं रानी दुर्गावती का मुगलों के साथ संघर्ष। लगभग 1562 में क्या होता है, 1562 में अकबर द्वारा जो है राज्य के विस्तार की नीति अपनाई जाती है, और इसके तहत जो है 1564 में मुगलों द्वारा जो है गोंड राज्य पर जो है हमला किया जाता है। इसमें जो है मुग़ल सूबेदार होता है आसफ़ खां, जो और जो है उसके मुग़ल सहायक होते हैं मुहब्बिद खां, अली मोहम्मद मुराद, वज़ीर खां। तो सर्वप्रथम जो है इनके द्वारा जो है दमोह पर आक्रमण किया जाता है, और इसके बाद जो है दूसरा आक्रमण स्वयं आसफ़ खां द्वारा किया जाता है, और रानी जो है इस युद्ध में तत्परता से लड़ती है, स्वयं युद्ध कमान संभालती है। लेकिन अंत में जब, क्योंकि मुग़ल सेना अधिक थी, रानी के पास अधिक सेना नहीं थी और अधिक हथियार नहीं थे, तो इससे जो है पराजय के डर से रानी जो है स्वयं को कटार मारकर वीर गति को प्राप्त हो जाती है, और इसी युद्ध में जो है उनके पुत्र वीर नारायण देव भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और मुगलों की चौरागढ़ पर विजय हो जाती है। और इसी समय जो है गोंड राज्य में सर्वप्रथम जौहर का उल्लेख भी किया जाता है। अब हम रानी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को एक कुशल शासिका के रूप में संभाला था। तो रानी जो है वो एक विदुषी, सहिष्णु योद्धा और कुशल प्रशासक थी। मुगलों के साथ युद्ध में उन्होंने कुशल नेतृत्व प्रदान किया और दूरदर्शिता दिखाई, और ये जो है सहिष्णु थी। इनके जो है सभी धर्मों के अधिकारी थे, कभी भी इन्होंने धर्म को इसमें तवज्जो नहीं दी, इन्होंने योग्यता को तवज्जो दी। और इनके अधिकारी थे शख्स खां, मियाना खान जहाँ। इनके दरबार में महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महापात्र ऐसे विद्वान थे। ये एक धार्मिक महिला थी, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा भी ली थी और दान भी दिया था। तो इस प्रकार जो है रानी दुर्गावती जो है एक महान शासिका थी। अब इनसे जो है जब आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को समराइज़ करना पड़ेगा। मुगलों के साथ संघर्ष जो है उसको आप 5 नंबर में समराइज़ करके, या 11 नंबर में जब पूछा जाएगा तो उससे आप बना करके लिख सकते हैं। इसके बाद है उत्तरकालीन गोंड शासक। 1564 में रानी दुर्गावती और मुग़लों की का जो युद्ध होता है, इसमें रानी दुर्गावती जी पराजित हो जाती है और गोंड राज्य जो है ये मुग़लों के हाथ लग जाता है। तो इसके बाद जो है मुग़ल शासक यहाँ पर अपने गोंड साम्राज्य के ही शासकों को स्थापित करके लौट जाते हैं, और उपहार में अपनी कुछ चीज़ें ले जाते हैं, कुछ हिस्सा ले जाते हैं और धन लूट के ले जाते हैं। परंतु शासक जो है गोंडवाना राजवंश के ही बने रहते हैं। तो इसमें जो है पहले है चंद्रशाह। चंद्रशाह जो है ये दलपति शाह के छोटे भाई थे और वीर नारायण के उत्तराधिकारी बनते हैं। जब मुग़ल गए हैं तो उन्हें उपहार में उन्होंने रायसेन, भोपाल, गुनीर, राहतगढ़ और कई अन्य जो क्षेत्र थे वो सब जो है इन्होंने मुग़लों को उपहार स्वरूप दिए हैं। और इनका जो है इनके पुत्र मधुकर शाह द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद है मधुकर शाह। मधुकर शाह जो है 1576 से 1586 के मध्य शासन करते हैं, और ये जो है इन्होंने अपने पिता चंद्रशाह की हत्या करी थी। ये पहले ऐसे गोंड शासक बनते हैं जिन्होंने मुग़लों से कृतज्ञता प्रकट करने उनके मुग़ल दरबार तक गए, और इनने जो है
और इनके द्वारा जो प्रथम बार बघेलखंड के सिंहवाड़ा धरहर मुंडा बस्ही क्षेत्र पर आधिपत्य किया गया था। इसके पहले जो है किसी भी गोंड शासक के द्वारा यह आधिपत्य नहीं किया गया था। इसके बाद है प्रेम शाह। ये 1586 से लेके 1627 तक के शासक बनते हैं। अमौदा सतीलेख में इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करी थी, लिखा था। और ये 40 वर्षों तक गढ़ा के अधिपति बने रहते हैं। इसके बाद है हृदय शाह। ये भी काफ़ी एक प्रमुख शासक है इस राजवंश के। 1627 से 1671 तक ये शासक बने रहते हैं। और ये बहुत ही कल्याण संरक्षक व्यक्ति थे। ये जो है मुगल साम्राज्य के कृपा पात्र बने रहते हैं। इनके 2 पुत्र थे, छत्रसाल और हरि सिंह। और जो है इनके द्वारा जो है चौरागढ़ हार जाते हैं ये। और इसके बाद जो है रामनगर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। और इन्हें जो है राज्य के उत्थानकर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले जो है पहली बार बाहर से जो है कुशल श्रमिकों को लाकर बसाया था राज्य में। और मंडला में जो है महोबा से बुलाकर पंसारियों को बसाया था। तो इन्होंने जो है राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया हृदय शाह द्वारा जो है। और अब हम देखते हैं कि स्थापत्य साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। तो यह एक कुशल शासक, कला के आश्रयदाता, समाज सेवा संपन्न शासक थे। इनके जो है दरबार में कमला दत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित, ये प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने जो है स्वयं संगीत के 2 ग्रंथ लिखे थे, हृदय कौटुक और हृदय प्रकाश। इन्होंने जो है रामनगर में बघेलिन महल का निर्माण कराया, सुंदर देवालय बनाया। ये सुंदर देवालय जो है एक सुंदरी देवी के उपलक्ष्य में बनाया गया था। सुंदरी देवी को जो है इन्होंने मुगल दरबार से हरण करके लाए थे और उनके लिए एक सुंदर देवालय बनाया था, जिसमें जो है विष्णु, शंभु, गणेश, दुर्गा इनकी स्थापना करी गई थी। और इन्होंने जो है रामनगर में एक विशाल महल भी बनाया था। और इसके बाद है छत्रसाल, जो कि हृदय शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। और इनके समय जो है एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि प्रणामी संप्रदाय के गुरु महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन होता है। और इसी समय क्या होता है, औरंगजेब का दक्षिण अभियान प्रारंभ होता है, जिसके तहत गोंड साम्राज्य की अस्तित्व की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि इस समय जो है औरंगजेब जो है इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। और इसके बाद जो है बहुत ही छोटे एरिया के साथ, क्षेत्रफल के साथ जो है बहुत ही गोंड साम्राज्य जो है बहुत ही छोटे रूप में चलता रहता है। बहुत ही छोटे शासक आते हैं जो कि आगे महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसके आगे हम उन शासकों को नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम सीधे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में गढ़मंडला का योगदान। तो 1857 की क्रांति में जो है गढ़मंडला के तौर पे यहाँ 2 ही प्रमुख नाम आते हैं उभर के, जो कि है शंकर शाह और अवंतीबाई। तो इन्हें जो है हम बारी बारी से पढ़ेंगे, शंकर शाह और अवंतीबाई। तो अवंतीबाई जो थी गढ़मंडला के अंतर्गत एक रामगढ़ जागीर थी, उसकी शासिका थी। यहाँ के जो राजा थे वो थे विक्रमजीत, लेकिन जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, तो इन्हें जो है शासन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था, क्योंकि इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति प्रारंभ थी। और इसी के तहत जो है रामगढ़ जागीर को भी अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था, जिसका जो है अवंतीबाई ने विरोध किया। और अंग्रेजों ने जो है इस राज्य को हड़प के यहाँ पे एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया गया था। तो अवंतीबाई ने जो है इसका विरोध किया और बाद में जो है जो अपने क्षेत्र के जमींदार हैं और अन्य जो सेना है, सैनिक है, उनको एकत्र किया उन्होंने। और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया और अंग्रेज़ों की तरफ से जो है लेफ्टिनेंट वॉर्टन द्वारा जो है मंडला पर हमला किया गया था। और पता है कि जैसे कि अवंतीबाई जो थी, ये जो है गोरिल्ला पद्धति से इन्होंने छापामार युद्ध से इन्होंने युद्ध लड़ा था।
तो सेना उतनी प्रशिक्षित नहीं थी, जबकि अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो बहुत ही प्रशिक्षित थी। तो संभावना अधिक थी कि अंग्रेज ही जीते, और इन संभावना को देखते हुए जो है अवंती बाई ने अपनी पूर्ववर्ती वीरांगना दुर्गावती के को फॉलो करते हुए जो है हार को देख करके इन्होंने स्वयं वीरगति को तलवार मारकर वीरगति को प्राप्त हो गई। और इसके बाद जो है शंकर शाह जो है गढ़ामंडला के गोंड शासक थे, और ये जो है इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जबलपुर से नेतृत्व किया था, और इस समय जबलपुर के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क। शंकर शाह जो है ये गुप्त रूप से जो है 1857 की क्रांति के लिए गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे, जिसकी जो है सूचना जो है जबलपुर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क को मिल जाती है। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये योजना का पता करते हैं और इनके घर पे जो है राजमहल पे जो है छापा मारते हैं, जहाँ से इनको दस्तावेज प्राप्त होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और जिसे जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देशद्रोह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और देशद्रोही के रूप में 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र शंकर शाह और रघुनाथ को जो है बहुत ही बुरे तरीके से तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक मौत थी। और इसके बाद ही जो है ये न्यूज़ जो है अवंती बाई तक पहुंची थी, और इसके बाद अवंती बाई ने जो है एक्शन लिया था। पहले शंकर शाह के साथ ये घटना घटी थी, और उसके बाद अवंती बाई की घटना हुई थी। और इसके बाद है गोंडों का ही एक छोटा सा राज्य था देवगढ़ राज्य। ये गोंडों की ही एक अलग शाखा थी, जो कि 1564 में स्थापित हुई थी, और इसकी राजधानी थी हरियागढ़, और इसका पहला शासक था तुलोबा। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सभी बुक्स में ये छोटा सा दिया हुआ है गोंडों की एक अन्य छोटी सी शाखा के रूप में, तो इसीलिए इसे आप पढ़ सकते हो। तो गोंडवाना के अंतर्गत कभी पूछा गया देवगढ़ राज्य तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं गोंडकालीन स्थापत्य कला पर। गोंडकालीन स्थापत्य कला, तो गोंड वंश के राजाओं ने जो है राज्य विस्तार के साथ में अन्य उपयोगी कार्य भी करवाए थे, और इसका जो है प्रमाण हम इस वास्तुकला के रूप में और स्थापत्य कला के रूप में देखेंगे। जैसे जो है इन्होंने कुछ दुर्ग बनाए, कुछ किले बनाए, कुआं बनाया, बावड़ी बनाई, तो ये अलग अलग प्रकार के चीज़ें बनाई है। तो इसको जो है हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि दुर्ग किला, मठिया मंदिर और तालाब, कुआं, बावड़ी। तो इसमें जो है हम पहले पढ़ेंगे दुर्ग। तो दुर्ग का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था? दुर्ग का उपयोग जो है युद्ध की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और शिकार की दृष्टि से किया जाता था। अब इसमें जो प्रमुख दुर्ग है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में या 11 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गोंडवाना रियासत के स्थापत्य कला में किलों का महत्व, या किले बता दीजिए, गोंडवाना रियासत के किले पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट में हम इसे पढ़ेंगे। तो जैसे पहला फेमस किला है गढ़ा, जो कि गोंड वंशीय शासक मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था और 1116 ईस्वी में, और इसका नामकरण भी जो है ये मदन शाह के नाम पे ही है, मतलब कि मदन महल मदन शाह मिलता जुलता नाम है। और ये जो है एक साधारण सा भवन है और कुछ नहीं है इसमें। और ये जो है इसमें हस्तीशाला, अश्वशाला और बावली नुमा जो है स्नानागार है। दूसरा जो किला है ये है सिंगौरगढ़ दुर्ग, दमोह जिले में, और रानी दुर्गावती के समय जो है मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। इसमें अंदर शिलालेख है, इसमें 2 गुड़िया बनी हुई है शिलालेख में, बड़ा सरोवर है, कृत्रिम तालाब है। क्योंकि इन किलों में ज़्यादा कुछ ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो यही चीज़ें हैं लिखने के लिए। तीसरा है चौरागढ़ दुर्ग। तो चौरागढ़ दुर्ग जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसमें छोटे बड़े 100 भवन है। रानी दुर्गावती का ये निवास हुआ करता था, चौरागढ़ दुर्ग। और यहाँ पे जो है बुंदेला आक्रमण का भी एक स्मारक है। इसके बाद है रामनगर दुर्ग, जो कि हरदय शाह के द्वारा बनाया गया था। इसमें 3 प्रमुख किले हैं, मोती महल,
रानी महल और राव भगत की कोठी। और जो ये रानी महल है, ये जो है हृदय शाह द्वारा जो है अपनी उपपत्नी चिमनी बेगम हेतु बनाया गया था। और इसमें जो है मुगल वास्तुकला की बहुत अच्छी झलक मिलती है। इसके बाद है मंडला दुर्ग। इसमें कुछ इतना कुछ खास है नहीं लिखने के लिए। इसके बाद है मठ या मंदिर। तो गोंडवाना रियासत में जो है कुछ मठ और प्रसिद्ध मठ और मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें पहला है वाजना मठ। ये गढ़ा में स्थित है और ये जो है संग्राम शाह के द्वारा बनाया गया था। अब जो है संग्राम शाह जो है ये बहुत ही बड़े भैरव भक्त थे। और भय जो भैरव है ये जो है ये भय के देवता होते हैं। तो ये जो मठ है ये भी भय के देवता भैरव को समर्पित है। और ये जो है एक तांत्रिक मंदिर है। यहाँ पे जो है अनेक जो साधक लोग रहते थे वो साधना में लीन रहते थे। तो ये जो है एक तांत्रिक मंदिर है जो कि 1520 में संग्राम शाह के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है पचमढ़ा मंदिर। ये भी गढ़ा में है। ये जबलपुर के निकट है और इसे बनाया था रानी दुर्गावती के शासनकाल में। और इसी समय ये अस्तित्व में जो है राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इससे संबंधित है ये पचमढ़ा मंदिर। और जैसे कि बता चुके हैं रानी दुर्गावती के समय ये अस्तित्व में आता है। इसके अलावा राजराजेश्वरी मंदिर जो कि मंडला में है। मड़िया मठ गोपालपुर में है। इसके बाद है तालाब और बावड़िया। संग्राम सागर तालाब है जो कि गोंड नरेश जो है संग्राम शाह के द्वारा निर्मित है। और ये जो है सिंचाई के प्रयोजन और तांत्रिक उद्देश्यों के लिए भी कराया गया, जैसे कि हम बता चुके हैं कि वाजना मठ जो है वो तांत्रिक उद्देश्यों के लिए। एक्चुअली में ये जो है संग्राम सागर जो तालाब है ये वाजना मठ के ही समीप है, पास में ही है। और इसके साथ में रानी ताल, चेरी ताल, देवताल, गंगा सागर ये सभी और दूसरे तालाब हैं। इसके अलावा चौरागढ़ में एक बावड़ी स्थित है। तो ये सब जो है ये स्थापत्य कला है गोंडवाना राज्य की। और यहाँ पर हमारा गोंडवाना साम्राज्य जो है, राज्य जो है, रियासत, ये समाप्त होती है। और इसके साथ ही आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, नोट्स कैसे लगे और इसमें मुझे जो सुधार करना चाहिए, आपको जो भी सुधार लगता है वो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।